हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम पहला टॉपिक देख रहे थे आवर्त सारणी में परमाणु गुणधर्म। इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख कंप्लीट करना, उसके बाद ही यहाँ पे आना, ताकि जब ये मतलब जो केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ मैं, तो साथ के साथ आपका भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और सीरियल वाइज ही चलना है। पहले लेक्चर 1 देखना, उसके बाद में लेक्चर 2 देखना, उसके बाद में ही लेक्चर 3 देखना। अब अपन लोगों ने जो लेक्चर 2 है उसमें यहाँ तक कर लिया था, महत्वपूर्ण तथ्य तक। अब आज अपन देखने वाले हैं रासायनिक बंधुता तथा आणविक संरचना क्या होती है। तो देखो, रासायनिक बंधुता क्या होती है। किसी यौगिक के अणु में विद्यमान परमाणु, आपको भी पता है यौगिक में अणु होते हैं, अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणुओं में जो एक दूसरे मतलब जब परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं तो ऑब्वियस इन परमाणुओं के बीच में कोई तो आकर्षण बल काम कर रहा होगा ना, तभी तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं और अणु बना है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है ना, उसे ही रासायनिक बंध का नाम दिया गया है, ठीक है। उसको रासायनिक बंध का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो आयनिक यौगिकों में ये बंध विपरीत आवेश वाले आयनों को जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो जैसे NaCl है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो NaCl पर Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो यहाँ पे ये अपोजिट चार्ज वालों को जोड़ते हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हाईलाइट की हुई है कि रासायनिक बंध बनने पर हमेशा तंत्र की ऊर्जा घटती है, ठीक है। कोई भी सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, और इसके लिए क्या करेगा, वो चाहेगा कि मेरी ऊर्जा लूज़ हो जाए, ताकि मेरी मतलब उसकी ऊर्जा घट जाए, क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी तो फिर घट जाएगी ना, इसी वजह से। तो आप इतना सा याद रखो, रासायनिक बंध बनने पर हमेशा तंत्र की ऊर्जा घटती है। अब देखो, ये कर्व आपको समझ में आ रहा होगा कि जब परमाणु दूर दूर थे, यहाँ पे मतलब जब परमाणु दूर दूर थे तो उस टाइम पे जो इनकी एनर्जी थी ना, ये वाली, वो यहाँ पे थी, यहाँ पे कहीं लाई कर रही थी। मेरे से छोटा कर लेती हूँ। तो जब परमाणु यहाँ पे था ना, तो एनर्जी देखो यहाँ कहीं पे लाई कर रही थी, बट जब परमाणु पास में आए और इनके बीच में जब बंध बन गया, तो ये एनर्जी घट के यहाँ आ चुकी है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आने की वजह से क्या हुआ है, एनर्जी कम हो गई, इस वजह से जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। और अंतरानाभिकीय दूरी होती है इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी। तो यहाँ पे अंतरानाभिकीय दूरी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे अंतरानाभिकीय दूरी कम है, क्योंकि इन्होंने आपस में ओवरलैप कर लिया है, ठीक है। अब रासायनिक बंध जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, अपन देखते हैं। बट उससे पहले कोसेल लुईस अवधारणा क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो कोसेल लुईस अवधारणा है ना, इन्होंने ये बोला था कि जो परमाणुओं का वैलेंस सेल होता है ना, वैलेंस सेल मतलब संयोजी मतलब बहातम कोष को संयोजकता कोष कहते हैं, तो उसी को वही वैलेंस सेल होता है। तो जो बहातम कोष होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ना। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं पर, वो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से ही बंध बनता है, ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने कहा था जो वैलेंस सेल है ना, वो अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब हर कोई चाहता है कि मेरे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इसे अष्टक का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा आयनिक बंध, तो जो आयनिक बंध है ना, वो क्या होता है कि धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। आपको पता होगा मेटल जो होता है उसका बहुत अच्छा गुण यही होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती हैं, ठीक है। इन विपरीत आवेश वाले धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आयनिक बंध क्या है, तो ये एक प्रकार का स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, और ये बंध दिशात्मक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि Na से Cl की तरफ, ठीक है। तो अब देखो, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और ये एक तरह का स्थिर विद्युत आकर्षण बल हो गया। और इसमें क्या होता है, धातु जो होती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। इसका मतलब ये कि कुछ शर्तें होनी ही चाहिए। तो धातु की न्यूनतम आयनन एंथैल्पी होनी चाहिए, क्योंकि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वो आयनन एंथैल्पी। अगर वो एनर्जी कम रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो धातु की है न्यूनतम आयनन एंथैल्पी होनी चाहिए, पहली शर्त है। इसके बाद में अधातु की उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होनी चाहिए। आपको कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है,
एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद आतम कोश में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो अपन को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। जैसे Cl- से वो उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है बहुत उच्चतम होती है। मतलब जब क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और आपको अभी बताया था कि जहाँ एनर्जी रिलीज होती है मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो अधातु की उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होनी चाहिए। बाकी अपन ने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कल के लेक्चर में डिटेल में देखा था, आप वो लेक्चर पक्का देखना, और अगर देख के आए हो तो ऑब्वियस आपको समझ में आ चुका होगा। उच्च चालक ऊर्जा लैटिस एंथैल्पी भी उच्च होनी चाहिए। आयनिक यौगिक सामान्यतः उच्च क्वथनांक वाले, मतलब उच्च बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, कठोर व भंगुर होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों में विलयी होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ध्रुवीय विलायकों में विलय वो होते हैं जो पॉलर सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो पॉलर होते हैं। पॉलर क्या होता है, जैसे Na पर प्लस और Cl पर माइनस है, तो यहाँ पे ये पॉलरिटी जनरेट हो रही है ना अपोजिट डाइपोल्स के बीच में, तो इसी वजह से ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और अध्रुवीय विलायक होंगे तो उसमें विलय नहीं होंगे। इसके अलावा जालक ऊर्जा की गणना किस प्रकार करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई भी आयन है तो उसका अपना खुद का विद्युत क्षेत्र होता है। मान लो कोई पॉजिटिव आयन है तो उसके आसपास नेगेटिव आयन वाले आकर के एकत्रित हो जाते हैं, और अगर नेगेटिव आयन वाला है तो उसके आसपास पॉजिटिव वाले आयन आकर के एकत्रित हो जाते हैं ना, विपरीत आवेशित आयन एकत्रित हो जाते हैं, इसका यही मतलब है। इस प्रकार की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। आयनों के इस प्रकार संगठित होने में क्या होता है ना कि स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। और आपको अभी बताया गया था कि अगर एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, ऑब्वियस है। तो ये मतलब एक फेवरेबल प्रोसेस है। तो जो जालक ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, जिस यौगिक की जालक ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ही स्थायी होता जाएगा। जालक ऊर्जा की गणना बॉर्न हॉबर चक्र के द्वारा की जाती है। तो बॉर्न हॉबर साइकिल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेटल को सॉलिड फॉर्म में लिया है और ½ को गैस फॉर्म में लिया है। तो सबसे पहले जो मेटल है सॉलिड फॉर्म में उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक सब्लिमेशन एनर्जी होती है, तो ∆S देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में इसको आयनाइज करना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद में ½ जो गैस है इसको D/2, ये डिसोसिएशन एनर्जी होती है। डिसोसिएशन एनर्जी इस वजह से देनी पड़ती है क्योंकि क्या होता है ना, X2 मॉलिक्यूल है बट हमें तो X चाहिए ओनली, तो इसको ब्रेक तो मतलब X2 मॉलिक्यूल है, मतलब ये इस तरह से है, तो इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा। जब ब्रेक करेंगे तभी तो X मॉलिक्यूल फ्री होगा ना, तो और हमें X से ही मतलब है, इस वजह से इसको डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है। और X मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये गैस में कन्वर्ट होता है। ये आपको अभी बताया था कि ये वाली चीज़ की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये रिलीज एनर्जी है, ये देने वाली एनर्जी है, ये भी दी जा रही है और ये भी दी जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद में mx सॉलिड बन जाता है और ∆H बराबर Q जो है वो कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं। अब देखो जो एनर्जी हमने दी है वो तो प्लस चार्ज में आएगी, मतलब वो ऐड होगी, बट जो एनर्जी हमने नहीं दी है वो रिलीज हुई है उसको हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो Q बराबर ∆H सॉलिड प्लस ∆S सॉलिड प्लस I प्लस D/2 माइनस E माइनस U। तो यहाँ पे ∆S क्या है, उदरपातन की एंथैल्पी है। इसके अलावा I बराबर आयनन एंथैल्पी है, D बराबर वियोजन की एंथैल्पी है, और F बराबर इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और U बराबर जालक ऊर्जा है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि जालक ऊर्जा जो होती है वो एक रिलीज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली एनर्जी भी रिलीज है। तो E और U के आगे नेगेटिव साइन आया है, इसके अलावा बाकी सब पॉजिटिव है क्योंकि ये हमें देनी पड़ रही है। अब देखते हैं सहसंयोजक बंध। ये बंध परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है ना कि परमाणु होते हैं, परमाणु के बीच में समान या असमान, मतलब परमाणु कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है ये समान हो सकता है ये असमान हो, उसके बीच में परस्पर समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसमें देखो इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से
यहाँ पे ये बॉन्ड बना है तो ये सहसंयोजक बंध है एक प्रकार का, है ना। तो मध्य परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है तथा यौगिक में एक परमाणु के द्वारा साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के यूज आ रहे हैं उसको उसकी कोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक कम गलनांक एवं कवथनांक वाले तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो भी दिशात्मक होते हैं। आपको ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट मतलब अंडरलाइन भी किया है। तो सहसंयोजक यौगिकों का उदाहरण, अब देखो, अब आपने भी जस्ट आयनिक बंध पढ़ा होगा। आयनिक बंध में ये पढ़ा था कि इसका जो कवथनांक तथा गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में जो प्लस और माइनस चार्ज है ना उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत होता है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उनके कवथनांक ज़्यादा होते हैं। बट सहसंयोजक बंध में क्या होता है ना कि सहसंयोजक बंध में दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आयनिक बॉन्ड होता है। इसी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है और गलनांक और कवथनांक कम हो जाते हैं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति के आधार पर सहसंयोजक यौगिकों को दो प्रकार के होते हैं ना, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। तो अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, जब कोई सहसंयोजक बंध दो समान विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के बीच बनता है तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होता है तथा सहसंयोजी बंध में कोई आयनिक नहीं होता। तब इन सहसंयोजक बंधों को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध तथा इस प्रकार प्राप्त यौगिकों को अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो ऑक्सीजन में आपको पता होगा इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने वाली है। तो इस बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बिल्कुल बीच में लाई करेंगे, ना तो इस तरफ और ना ही इस तरफ, समझ गए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता, तो बंध के इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ चले जाते। तो इसके एग्जांपल है H2, N2, O2, Cl2, CH4 आदि, ठीक है। अब ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं वालों के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये HCl है ना, तो H और Cl में से आपको पता होगा कि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है जबकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बीच में ना रहकर Cl अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि Cl यहाँ पे पावरफुल है तो बंध के इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। और आप देख जहाँ प्लस माइनस आए आप देख के समझ जाओ ये आयनिक बंध की तरह है। तो ये आयनिक बंध की तरह पोलर हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है कि इसके अंदर विद्युत मतलब भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के बीच बनता है, तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर आकर्षित हो जाता है तथा एक तत्व पर आंशिक धनावेश मतलब पार्शियल पॉजिटिव तथा दूसरे तत्व पर आंशिक ऋणावेश मतलब पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, अर्थात बंध में आयनिक लक्षण आ जाता है। इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तथा प्राप्त यौगिक को ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको पता ही होगा HCl हो गया, HF हो गया, H2 हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा हम बंध प्रांचल में मतलब सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रिलेशन होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो किसी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्यावस्था दूरी बंध लंबाई है अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों से। मान लो अणुओं में एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, तो इन नाभिकों के जो बीच की दूरी है ना ये वाली, इसको बंध लंबाई बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन जो बंध होता है, अब आप एक चीज़ ऐसे याद कर लो, देखो एक पतली सी लकड़ी है ना, मान लो एक को ये पतली सी लकड़ी है और दो जहाँ पे दो बंद है मान लो ये थोड़ी बड़ी सी मतलब मोटी सी लकड़ी है, और जहाँ पे 3 बॉन्ड है मतलब ये और भी ज़्यादा मोटी लकड़ी है ना। तो एक तो आप पतली लकड़ी को तोड़ोगे, उसके अलावा उससे थोड़ी मोटी को तोड़ोगे या सबसे मोटी लकड़ी को तोड़ोगे, आप खुद ये फील करोगे कि जो पतली लकड़ी है वो ईजिली ब्रेक हो जाती है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है ना, तभी तो ईजिली ब्रेक हो गई। तो
और जो मतलब डबल मोटी है उसको तोड़ने में ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ रहा है। और ऐसे ही जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उसकी, ये मान लो ये वाली सबसे मोटी लकड़ी है, तो इसको तोड़ने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी, है ना, और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर। ऐसे ही जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसकी जो है वो बीच का रह गया, मतलब वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से तो मतलब इस बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी तो ज़्यादा है, बट अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से तुलना करें तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इनकी बंध लंबाई लिखी हुई है कि कार्बन बंध जो होता है सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 133 पिकोमीटर और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की 120 पिकोमीटर। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अंदर ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये एक सिग्मा और एक पाई बनता है। इसके अलावा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बंध कोण क्या होता है, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को धारण करने वाले कक्षकों के बीच में बनने वाले कोण को बंध कोण कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे H2O का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे बंध कोण 104.5 डिग्री है, तो इसमें तो समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब बस बॉन्ड एंगल क्या होता है आपको यही पता होना चाहिए। इसके अलावा बंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, तो गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंध एंथैल्पी कहते हैं। मतलब कोई गैसीय स्थिति में दो परमाणु है ना, उनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, वो विशिष्ट आबंध किसी भी तरह का हो सकता है। तो एक मोल परमाणुओं के बीच में जो बने हुए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मतलब जहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसी वजह से तो अगर आपसे कोई पूछे तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए हो जाएगी, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए, और उसकी सबसे कम हो जाएगी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए। ठीक है, सहसंयोजक बंध में ध्रुवीय लक्षण, द्विध्रुव आघूर्ण, तो सहसंयोजक बंध जो है होता है उसमें ध्रुवीय लक्षण देखने को मिलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव के आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का सदिश गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एज इट इज सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आपसे फॉर्मूला तो कोई भी नहीं पूछेगा, बट जैसे 2-3 मॉलिक्यूल देख लिए, आपको उसमें कंपेरिजन करवा सकता है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा, मतलब किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आपको यही देखना है कि उनके जो मतलब ये जैसे कि डिस्टेंस क्या है और उन पर चार्ज क्या है, चार्ज और डिस्टेंस आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा और किसका डायपोल मोमेंट कम है। क्यों यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किसी द्विध्रुव के आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का सदिश गुणनफल जो होता है वो डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से सहसंयोजक बंध के प्रतिशत आयनिक गुण की गणना निम्न उदाहरण की तरह की जा सकती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि डायपोल मोमेंट का यूज क्या होता है ना, तो सहसंयोजक बंध जो होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, उसके अंदर हमने देखा था ओवरलैपिंग से बनता है, बट जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर कुछ आयनिक गुण आ जाते हैं, है ना। तो कुछ जैसे HCl के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो कुछ आयनिक गुण आ जाते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस बॉन्ड के अंदर आयनिक गुण का क्या परसेंटेज होगा तो वो कैसे निकालते हैं, वही आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो ये HCl का प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या होगा, यदि NCl के द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान दे रखा है आपको और इसकी बंध लंबाई दे रखी है ना, तो सबसे पहले म्यू सैद्धांतिक, मतलब म्यू सैद्धांतिक का मतलब है जो कैलकुलेशन से निकालेंगे अपन लोग, है ना। तो कैलकुलेशन से निकाला, उसके बाद में म्यू प्रायोगिक का मतलब होता है जो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद में मिला है, जो हमें ऑब्जर्व हुआ है, जो रियल है। और सैद्धांतिक वो होता है जो पेन पेपर पे वर्क करके पता करा है उन्होंने, कैलकुलेशंस वगैरह, है ना। तो ये क्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 4.808 × 10⁻⁻10, और इसके अंदर बंध लंबाई भी दे रखी है 1.266 ×
10⁻⁸ तो आपको पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q/D होता है। तो आपने म्यू सैद्धांतिक कैलकुलेट कर लिया है ना। इसके बाद में बंध की आयनिक प्रतिशतता बतानी है, तो बंध की आयनिक प्रतिशतता बताने का फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, म्यू प्रायोगिक अपॉन म्यू सैद्धांतिक। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि प्रायोगिक मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.03 और आपने म्यू कैलकुलेट करके निकाल लिया 6.106 है ना, मतलब आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए था 6.106, बट आया कितना है 1.03। तो जो आया है उसको ऊपर रखा, जितना आना चाहिए था उसको नीचे रखा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो रिजल्ट निकल के आया है इसका मतलब ये है कि ये है इतना % जो है वो बॉन्ड आयनिक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि HCl के बीच में हमने तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था ना, बट उसके अंदर कितने आयनिक गुण मतलब आयनिक प्रॉपर्टीज़ कितने % है, तो वो 16.9% हो जाएगी। इसके अलावा फजांस लो क्या होता है, तो फजांस लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला था कि एक छोटा धनायन एक बड़े ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विरूपित कर देता है, फलस्वरूप इसमें कुछ सहसंयोजी लक्षण आ जाते हैं। धनायन अथवा ऋणायन पर उच्च आवेश भी अधिक सहसंयोजक लक्षण बढ़ाता है। फजांस लो में सहसंयोजक लक्षण के बारे में बताया गया है। इन्होंने बोला है कि छोटा सा धनायन होगा ना, वो भी बड़े से ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनको विरूपित कर देता है। मतलब इनको विरूपित मतलब यही है कि इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा या जो भी है। तो प्लस अपने इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब्र को विरूपित कर देता है ना। फलस्वरूप इसमें कुछ सहसंयोजी लक्षण आ जाते हैं। अब देखो कुछ पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, कुछ नेगेटिव चार्ज को विरूपित कर दिया, तो इससे क्या होगा, कुछ प्लस ने माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पे सहसंयोजी गुण आ गए। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो आयनिक मतलब अपन ने ये आयनिक बंध के बारे में क्या पढ़ा था कि बनता तो कोवैलेंट बॉन्ड है जैसे कि HCl के अंदर बना, बट क्या होता है ना कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाता है ना। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव का आना क्या हुआ, आयनिक गुण हुए ना। हम इनको देख के ही तो बोल रहे हैं ना कि इनमें आयनिक गुण आ गए। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर थोड़े बहुत न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, विरूपित हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें सहसंयोजी गुण आ गए। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जस्ट उसका उल्टा ही है कि प्लस माइनस थोड़ा सा कम हो रहा है, इसका मतलब सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl एवं Na में से बड़े ऋणायन के कारण Na में अधिक सहसंयोजक गुण होते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि Na में मतलब जो जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी वहाँ पे सहसंयोजक गुण ज़्यादा होंगे। तो आपको पता होगा सबसे छोटा होता है फ्लोराइड, उसके बाद में आएगा, एक सेकेंड उल्टा लिख रही हूँ मैं, देखो सबसे बड़ा होता है आयोडीन, उसके बाद में आता है ब्रोमीन, उसके बाद में आता है क्लोरीन और उसके बाद में आता है फ्लोराइड, ठीक है। तो अगर कहीं पे आयोडीन है ना तो उसके लिए सहसंयोजक जो गुण है वो ज़्यादा होगा, उसके बाद में ब्रोमीन के लिए, उसके बाद में क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पे NaCl और Na है, मतलब Na तो दोनों में कॉमन है ना, बात हो रही है Cl की और I की। तो जो I है ना वो बड़े साइज का है, इस वजह से Na में जो अधिक सहसंयोजक गुण होते हैं NaCl के कंपैरिजन में। आपको ये उदाहरण एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि NaCl व Na में से किसके अंदर सहसंयोजक गुण ज़्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए Na में ज़्यादा होगा। FeCl3 में FeCl2 से अधिक सहसंयोजक गुण होते हैं, क्योंकि FeCl3 में Fe पर आवेश उच्च होता है। अब देखो चार्ज भी मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ाई था म्यू बराबर Q/D, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस का रोल है उतना ही Q का भी रोल होगा। तो चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ही सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप तो इतनी सी एक चीज़ याद रखो कि FeCl3 में जो है वो Fe पर +3 ही चार्ज है, जबकि Fe+2 मतलब FeCl2 के अंदर Fe पर +2 चार्ज है। तो कहाँ पे ज़्यादा चार्ज हुआ, तो Fe+3 वाला ज़्यादा चार्ज हुआ ना, तो Fe+3 वाला ज़्यादा चार्ज हुआ तो वो ज़्यादा विरूपित करेगा। इसी वजह से जो सहसंयोजक गुण होंगे वो FeCl3 के केस में ज़्यादा हो जाएंगे तथा FeCl2 के केस में कम हो जाएंगे, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखो कि जितना बड़ा साइज होगा उतना उसका सहसंयोजी गुण बढ़ेगा, और जितना उस पर अगर चार्ज मतलब धनायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना वो सहसंयोजी गुण में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर Fe पर आवेश उच्च हो जाता है।
इसके अलावा देखते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप प्लीज़ ध्यान रखना। उपसहसंयोजक बंध मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है कि एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसमें दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बंधे रहते हैं ना, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। देखो कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है ना कि दो, जैसे ए और बी है तो ए और बी दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, बट क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये फ़र्क होता है कि ए और बी में से कोई एक जना ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से शो करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है, क्योंकि हो तो साझेदारी रही है ना, अकेला दे रहा है तो क्या हुआ, जिसमें दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला परमाणु दाता होता है तथा ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर होता है। इस बंध को दाता से ग्राही की तरफ एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। जैसे NH4 होता है तो NH4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होती है, आप देख लो इस यहाँ पे ये जो N है, अपने N यहाँ पे नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है, तीन ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि तीन ही उसकी वैलेंसी होती है, बट यहाँ पे चार बॉन्ड बनाया है, इसी वजह से NH4 पॉजिटिव होता है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो वह संरचना जिसमें किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके प्रतीक के ऊपर बिंदु या क्रॉस या अन्य किसी चिन्ह की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, तो लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। जैसे Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको एक डॉट से शो किया है, जबकि क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको 7 क्रॉस से मतलब 7 क्रॉस बनाकर आपको अब दिखाया गया है। और पोटेशियम के पास में एक होता है तो एक, ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं, आपको पता होगा, नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, गोले बना रखे हैं, कहीं पे क्रॉस बना रखे हैं, तो यही लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। इसी प्रकार अणुओं को भी लुईस बिंदु संरचना द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे CH4 अणु है ना, तो CH4 अणु में क्या होता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में मतलब आपस में साझेदारी होती है, बॉन्ड बना लेते हैं। आपको इस वाले डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा ये चीज़। इसके अलावा NH3 अणु में क्या होता है, NH3 अणु में भी हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं ना। बाकी फॉर्मल आवेश क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो इसकी मतलब गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। तो लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश कैसे पता करते हैं, उसका फॉर्मूला है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, मतलब एकांकी युग्म में जो किसी से बॉन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे NH3 के अंदर एक, ये जो दो ये बना हुआ है ना, ये एक एकाकी युग्म हो गया, माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उनकी संख्या। ठीक है, अगर एग्जाम्पल होगा तो अपन ये चीज़ एग्जाम्पल से समझेंगे। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा तो कोई ना, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एकांकी युग्म में से लोन पेयर से मतलब है, आपने पढ़ा होगा लोन पेयर के बारे में। और बंधित इलेक्ट्रॉन का तो आपको आबंधित इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है, सहभाजित मतलब जो शेयरिंग करने के बाद में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जैसे NH4 पर प्लस है तो NH4 पर प्लस आया कैसे, है ना, ये पता चलता है जब अपन फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तब। अब देखो संयोजकता बंध सिद्धांत है ना, VBT।